कल शाम ऑफिस से आकर सुमित ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से अनन्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। सुमित से अनन्या कहने लगी, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। विवेक और पिंकी भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले में कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो अनन्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा कुछ किया तो नौकरी से निकाल भी सकती है, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का किस्त चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनन्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए सुमित फिर कहता है, देखो अनन्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज़ घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है, हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर सुमित के समझाने का अनन्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 12 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब अनन्या को सुमित से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो अनन्या ने भी साथ ही दिल्ली चलने की बात कही, पर लखनऊ से दिल्ली जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराया का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 8-10 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी लखनऊ वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए सुमित ने अनन्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। सुमित को अगले ही सोमवार को दिल्ली ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह उदास मन से जाने की तैयारी करने लगा। सुमित भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद उसके सारे काम अनन्या कर दिया करती थी। सुमित मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा। खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर अनन्या और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और ना ही अनन्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही सुमित की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए अनन्या के बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते अनन्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद अनन्या की तबीयत ना खराब हो जाए। अनन्या
कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। सुमित, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो ब्यूटी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 3-4 दिनों के लिए आ जाएं, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा। आगे की आगे देखेंगे। सुमित ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही लखनऊ आ जाएंगी। ब्यूटी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुनकर अनन्या ने राहत की सांस ली और फिर उसने सुमित की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे दिल्ली के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए ना आने का कोई विकल्प नहीं था सुमित के पास। पर सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ अनन्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना अनन्या के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। बहुत झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। अनन्या के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब सुमित 1 दिन के लिए दिल्ली से लखनऊ आया तो घर में त्यौहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और अनन्या के पास तो सुमित को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, मानो वह सालों बाद सुमित से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक सुमित के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह सुमित के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे 1 ही दिन में सुमित को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बना और खिला कर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि ब्यूटी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बिठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज़्ज़ा खाने की। अनन्या बेन ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। सुमित का मन ना ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और अनन्या के हाथ का बना घर का गर्मा गर्म खाना खाए। पर बच्चों और अनन्या की बात ना मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज़्ज़ा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह वह दिल्ली के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही सुमित ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से अनन्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दिल्ली जाने के साथ ही सुमित की ज़िंदगी से आराम और सुकून सब
गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छुट्टे ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वह वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घर में घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह जल्दी निकलने के लिए सुबह 3 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। अनन्या अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूँकि वे भी अभी नौकरी करते थे, इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब सुमित घर आया तो घर पर अनन्या की माँ इंद्रावती जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। अनन्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिन के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। सुमित को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। सुमित बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 3 महीने पहले ही जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर रहूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही सुमित फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो इंद्रावती जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही सुमित को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो इंद्रावती जी ने कहा ठीक है, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते सुमित ने कहा मम्मी जी, अब अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 4 रोटियां मेरे लिए भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। इंद्रावती जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सुमित के जाने के बाद अनन्या को आड़े हाथों लिया। अनन्या, तुझे क्या लगता है सुमित की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है क्या? सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? सुमित बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे सुमित की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख अनन्या, जब से सुमित दिल्ली गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ, या मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियाँ हो रही है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें सुमित की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि सुमित वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उसका एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती।
सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू सुमित के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि विवेक और पिंकी इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, अनन्या ने रुआसे होते हुए कहा। इस पर इंद्रावती जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटी, मैं समझ रही हूँ कि सुमित के जाने की वजह से तुझे परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानी के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी सुमित को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल सुमित दूर गया है, पर सुमित से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान ला कर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर सुमित आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि सुमित को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तो रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला जाया कर। माँ की बात सुनकर अनन्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, कि सुमित के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। सुमित की परेशानियों के बारे में ना सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर अनन्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से सुमित के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब सुमित के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक अनन्या की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों अनन्या के आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि सुमित भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा सुमित। अपने आंसू पोंछते पोंछते अनन्या जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। दोस्तों, इस कहानी के जरिए यह संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।